नमस्कार मित्रों कुछ दिन ऐसे आते हैं जो उदास भी करते हैं, लेकिन उदासी के साथ साथ उनमें एक ऊर्जा भी भरी होती है। उदासी और ऊर्जा दोनों का संबंध देखना हो तो शहीद दिवस को आप मना लीजिए, जी लीजिए, आपको ऊर्जा भी मिलेगी और उदासी के लम्हे भी। ये जो शहीद दिवस मित्रों हमारे पूरे देश में मनाया जाता है, हमारे देश में क्या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये मनाया जाता है और इसके कई पहलू हैं। और ये 3 युवा क्रांतिकारियों को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन का एक पूरा का पूरा एक विवरण है और दास्तान है जो बहुत ही ऊर्जा हर बार देती है। पिछले इतने वर्षों से हम लोग ये मना रहे हैं और मनाते हैं, तो यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी देश में लगभग 750 के आसपास उसकी प्रतिमाएं लगी हैं अलग अलग शहरों में, और उन प्रतिमाओं पर माल्यार्पण होता है। बहुत सारे नए प्रकाशन, नए लेख, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं, लेकिन कोई ना भी पढ़े। मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल कर रहा हूँ, कोई ना भी आपसे पढ़ा जाए तो भगत सिंह आपके जहन में हमेशा सवार रहता है, राजगुरु रहता है, सुखदेव रहता है। इन तीनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है मित्रों। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक अजीब जो प्रश्न भगत सिंह की ज़िंदगी का आता है मित्रों, उसने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं। और पहली शिक्षा ये दी है कि हम भगत सिंह की ज़िंदगी से क्या क्या सीख सकते हैं। इस बात के लिए थोड़ा सा बेहतर ये होगा कि उसकी जीवनी का उल्लेख लंबा चौड़ा करने की बजाय हम इन बातों की ओर ध्यान दे दें। भगत सिंह की ज़िंदगी से हमें 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, और फांसी से पहले ये भी यकीनन है कि उसके सेंट्रल जेल में बैरक में कैद था। और उस वक्त जब फांसी की जो तिथि है वो निर्धारित भी हो गई, तो उस वक्त भी एक अंग्रेज़ ऑफिसर था रॉबर्ट्स और दूसरा बारकर। दोनों अक्सर उससे मिलने आ जाते थे। दोनों उसकी जवानी से प्रभावित थे, दोनों उसकी मस्ती से भी प्रभावित थे, और दोनों नहीं चाहते थे कि ये इस तरह से ये ज़िंदगी ज़ाया हो जाए। वो आते थे भगत सिंह के पास कि भगत सिंह तो खैर वो उस वक्त ये दोस्तों की नज़र में सिर्फ भगतिया या भगत के नाम से कहा जाता था, और वो उन्होंने भी इसी नाम से संबोधित किया कि भगत, बात ये है, चिट्ठी लिख लो यार, एक क्षमा मांग लो, माफ़ी मांग लो, हम लोग रिकमेंड कर देंगे, सिफारिश कर देंगे कि आदमी जेन्युइन है, आदमी सही है। इससे भूलवश जोशवश ये बात हो गई है और जोश में आकर इसने ये सारी घटना को अंजाम दिया है, इसलिए इसको माफ़ी दे दी जाए। कम से कम तुम्हारी उम्र जो कैद है वो ये ज़रूर हो जाएगी, तुम्हें फांसी की बजाय उम्र कैद में तुम्हारी जो सज़ा है ये बदल जाएगी। बाद में मुकदमा लड़ते रहना उसके लिए भी। भगत सिंह सिर्फ हंस पड़ता, मुस्कुरा देता, कुछ नहीं कहता था वो। और सिर्फ मुस्कुराने के बाद जब बहुत ज़्यादा हर बार वो आते कहते कि माफ़ी मांग ले यार, क्यों हमें उदास करता है, हम जीते जी तेरे लिए बेचैन रहते हैं, तो ये तो गलत है, तू माफ़ी मांग ले, 2 लाइनें लिखनी है, करना क्या है। उसने कहा ठीक है, मैं पत्र लिख देता हूँ और पत्र लिख कर मैं आपको दे दूँगा, आप लोग जाके हुकूमत को दे दीजिएगा। और उसने एक पत्र लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए। प्रथम पंक्ति पढ़ते ही दोनों के चेहरे पर, दोनों अंग्रेज़ अधिकारियों के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई कि आखिर इसने हमारी बात जो है कुछ हद तक कबूल कर ली। लेकिन ज्यों-ज्यों चिट्ठी आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों उनके तेवर और भी तीखे होते गए। चिट्ठी थी कि मैं भगत सिंह ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी तो अपराधी को दी जाती है, फांसी तो अपराधी को दी जाती है, और मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मुझे चौराहे पर गोली मारी जाए। युद्ध का विधान यही है, जब भी कोई जंग लड़ी जाती है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उसके बाद ये होता है कि दुनिया को सबक देने के लिए उसको लोगों के सामने गोली मार दी जाती है। मेरी भी यही प्रार्थना है कि मुझे गोली मार दी जाए और चौराहे पर गोली मारी जाए
और युद्ध का विधान भी यही होता है। और सरकार अगर ये छोटी सी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो मैं इस सरकार से तवक्को भी क्या रख सकता हूँ। और तवक्को नहीं रख पाया और उसके बाद हुआ जो वो आपके सामने है। दूसरी बात मित्रों, उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा अहम था कि उसको मालूम हो गया था कि मुझे फांसी फ़लाँ दिन हो जानी है। और ये फ़लाँ दिन वाली बात तय होने से पहले भी उसको ये मालूम हो गया था कि मुझे मृत्युदंड देर सवेर मिलना है। लेकिन उन दिनों में एक बात उसने तय कर ली थी कि मौत जब निश्चित है, जब तय हो चुका है कि मुझे मरना है, तो फिर उससे डर भी कैसा। तयशुदा मौत से क्या डरना, ये उसका असूल था। और तीसरी बात उसकी विशेषता ये थी कि किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। और मित्रों, उन अंतिम दिनों में उसने जो पढ़ा वो अद्भुत था। उसने लेनिन को भी पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा। लेनिन की बात तो नहीं आती, इसमें ज़्यादा उल्लेख नहीं आता, लेकिन मार्क्स को ज़रूर उसने पढ़ा। और स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, उसने सावरकर को भी पढ़ा। इन सब को उसने पढ़ा और विवेकानंद ने उसको सबसे ज़्यादा जो प्रेरित भी, उसको विवेकानंद से प्रेरणा भी काफ़ी मिली जीवन के बारे में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कहाँ मार्क्स और कहाँ विवेकानंद, लेकिन जहाँ तक वैचारिकता का सवाल था, वो चाहता था कि छोटी सी ज़िंदगी में जो भी लम्हे, जो भी क्षण मुझे मिले हैं, उन क्षणों को मैं किताबों में गुजारूं, क्योंकि उसकी मान्यता थी किताबों से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। और उसने इसी बात का, इसी मान्यता का पालन किया। और तीसरी जो बात उसकी, जो विशेषता जो उसकी ज़िंदगी से हम लोग सीख सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारण में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित हो तो फिर आप अपने ढंग से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जूझ भी सकते हैं। 12 साल की उम्र थी जब जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ। और उस वक्त जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन वो गया था और उसने लहू से लाल मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ूंगा। उसके पास नपे तुले शब्द थे, उम्र भी 12 वर्ष की थी, कि मैं अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ूंगा। और 12 वर्ष की वो उम्र होती है मित्रों जब बच्चे खेलते हैं गलियों में या मैदानों में जाकर, लेकिन उसने उस रक्त सनी मिट्टी को मुट्ठी में लेकर जो शपथ ली थी, उसने अपना लक्ष्य था वो घोषित कर दिया था। और उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जुझारू ज़िंदगी में प्रवेश कर गया और वो जूझता रहा अंतिम लम्हे तक। और ये भी था कि वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते फांसी के फंदे तक गया। उस वक्त की जो अंतिम दिन की जो सारी की सारी जो बातें हैं, उनको बयान करना एक प्रकरण में संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र थोड़ा सा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फांसी से पहले काला नकाब जो है, काला कपड़ा, वो चेहरे को उसे ढांप दिया जाता है। और रॉबर्ट्स उस वक्त मौजूद था, आईसीएस अफसर एक रॉबर्ट्स था, वो भी मौजूद था। और वो लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि हम देखें तो सही कि आखिर ये लड़का, ये जवान जो है, ये जवान लड़का कितना दिलेर है। लोग कहते हैं कि फांसी के फंदे पर पहुंचते पहुंचते पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, ज़बान भी धोखा दे जाती है और हाथ भी कांपने लगते हैं। हम देखें तो सही कि इसके संस्कार क्या हैं, ये कितना मजबूत है भीतर से, ये देखें। और उस वक्त जब उसको पहनाया गया नकाब काला, तो तीनों ने ही, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने काला नकाब, काला कपड़ा अपने चेहरे पे हटा के चेहरे से उस अंग्रेज़ अधिकारी जेलर के मुख पे दे मारा कि हम इस तरह से नहीं शहीद होंगे, हम दुनिया को देखेंगे और दुनिया हमें देखेगी कि शहीद कैसे होते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया था और आखिरी नारा था ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म मुर्दाबाद, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। और सबसे पहले भगत सिंह शहीद हुआ, उसके बाद राजगुरु,
और अंत में सुखदेव। इस दौरान के मित्रों कई लम्हे ऐसे हैं जिनसे गुज़रना संभव नहीं है। बहुत सारा विवरण है जो हमें उदास भी करता है, ऊर्जा भी देता है। अब उन सब बातों का ज़िक्र हो नहीं सकता, लेकिन एक अद्वितीय शहादत इस दिन हमारे देश के इतिहास में दर्ज हुई थी, और उसको सलाम करना, उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, ये हमारा दायित्व भी बनता है और हमारा मन भी इस बात की ओर प्रेरित होता है कि चलिए इन लोगों को नमन करें, शायद इनसे हमें कुछ ऊर्जा मिले। धन्यवाद।